हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु के ऑनलाइन क्लास में मैं के संसानी आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो करंट डिवीजन रूल है और वोल्टेज डिवीजन रूल है वो किन किन सर्किट पर अप्लाई होता है, कहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज़ करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो ITI लेवल का हो, चाहे वो जेई लेवल का हो, तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसमें सभी को आना जरूरी है। इसकी सारे सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, करंट डिवीजन रूल कहाँ पर लगता है और वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ पर लगता है। तो करंट डिवीजन रूल हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पैरेलल सर्किट हो, या ये कहें जहाँ पर धारा दो या दो से अधिक भागों में बढ़ती है, वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, करंट डिवीजन रूल का। सभी लोग जानते होंगे जो धारा बढ़ती है वो पैरेलल सर्किट में बढ़ती है, इसलिए हम लोग करंट डिवीजन रूल का यूज कहाँ करेंगे, पैरेलल सर्किट में। वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज कहाँ करेंगे, वोल्टेज जो है पैरेलल सर्किट में समान रहता है और सीरीज सर्किट में चेंज होता है, तो इसीलिए वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे सीरीज सर्किट में और करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग पैरेलल सर्किट में। तो देखिए कैसे लगाते हैं। पहले हम लोग करंट डिवीजन रूल देखते हैं क्या होता है। करंट डिवीजन रूल, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें वोल्टेज भी बैटरी लगी हुई है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, जिसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। हमसे क्या है कि R1 या R2 किसी में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए R1 में धारा कितनी जा रही है, I1, और R2 में कितनी जा रही है, I2। अब हमें देखना है इनकी वैल्यू निकालनी है अलग अलग, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, I1 की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल करंट, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, या सम कह लें, सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या बनेगा, देखिए I1 के लिए हमारा टोटल करंट हमारी कितनी है, I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना दिएगा हमारा, R1 के विपरीत रेजिस्टेंस। किसके विपरीत, R1 के विपरीत कितना रेजिस्टेंस है, R2, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मतलब दोनों का योग, R1 प्लस R2। ये हमारी वैल्यू लिखी गई है I1 के लिए। ऐसे ही हम I2 निकाल सकते हैं, टोटल I इंटू R2 के अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से I1 और I2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमें वोल्टेज V का मान ना पता हो। फिर भी अगर हम यहाँ पे I2 ना निकालना चाहें इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा, I बराबर I1 प्लस I2, तो I2 बराबर I माइनस I1, इससे भी निकाल सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन लगता है कहाँ पे, सीरीज सर्किट में। जहां पर वोल्टेज दो या दो से अधिक भागों में बढ़ता है वहां पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है वोल्टेज डिवीजन, मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है, क्योंकि करंट तो इनमें सभी में सेम जाएगी I। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए V1 निकालना है या V2, कुछ भी निकालना, सब निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज इनटू जिसमें हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसका रेजिस्टेंस, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। हमें V1 निकालना है, V1 निकालना है, टोटल V दिया गया है, यहां में V1 की वैल्यू चाहिए। क्या फॉर्मूला है, टोटल वोल्टेज V, रेजिस्टेंस कितना है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम V2 निकाल सकते हैं, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमें V3 चाहिए, V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह हम बिना करंट के मान को छुए वोल्टेज V1, V2, V3 वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बिना वोल्टेज के हम लोग करंट की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एक दो नंबर करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर हमने दो सवाल लिए हैं, बहुत छोटे छोटे लिए हैं। पहला सवाल लिया है और ये दूसरा सवाल है। पहले सवाल में हमें कहा गया है I1 और I2 की वैल्यू कितनी है, या I1 और I2 का मान कितना है। यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 6 एम्पियर दी गई है। यहाँ आकर धारा दो भागों में बटी है, एक में I1 गई है, एक I2। यही हमसे पूछा कि I1 और I2 का मान कितना होगा। तो अगर हम निकालें यहाँ से I1, टोटल करंट कितनी है 6 एम्पियर। हम वैल्यू निकाल रहे हैं I1 की, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम बटे दोनों का योग 20 प्लस 10, यानी कि 6 गुणे 20 बटे 30, 6 पंचे 30, 5 चौके 20। I1 की वैल्यू हमारे पास 4 एम्पियर आ गई, यानी कि अगर I1 4 एम्पियर है, टोटल 6 एम्पियर चली थी, तो यहाँ कितनी आएगी I2 की वैल्यू 2 एम्पियर। डायरेक्ट निकाल लें, अगर फॉर्मूले से निकालना चाहते हो देखिए फॉर्मूले से निकालें। I2 बराबर टोटल करंट कितनी आई थी 6 एम्पियर, हमें निकालनी किस वाले में है 20 ओम वाले में। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 10 बटे योग 20 प्लस 10, यानी कि 6 गुणे 10 बटे 30, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, तो कितनी आएगी 2 एम्पियर। ये हमारा जाएंगे इसके लिए आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि ये एक सिरा है, यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, हमें 4 ओम के प्रतिरोध में धारा I का मान ज्ञात करना है। देखने में सवाल बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ी आसानी से हम लोग करेंगे इसको। देखिए कैसे करेंगे। अगर 24 वोल्ट यहाँ पर है, इसके पैरेलल सर्किट पूरा यहाँ पर है, इसके बीच में कोई एलिमेंट लगा है क्या, नहीं लगा है। इसका मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि एक समांतर परिपथ बना हुआ समांतर सर्किट है। यानी कि यहाँ वोल्टेज पता है 24 वोल्ट है। जैसे ही हम यहाँ वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो यहाँ करंट कितनी जा रही होगी I निकाल लें। I बराबर V/R 24 बटे 8, यानी कि 3 एम्पियर। इसका मतलब है इस वाली ब्रांच में करंट कितनी जा रही होगी 3 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है, यहां से 3 एम्पियर चली, यहां भी 3 एम्पियर जाएगी, यहां भी 3 एम्पियर जाएगी। लेकिन जैसे ही 3 एम्पियर की करंट यहां पर आएगी, इसको 2 रास्ते मिल जाएंगे बटने के लिए। कितने रास्ते मिल जाएंगे 2 रास्ते। कौन कौन से रास्ते, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। हमें निकालनी है इस वाली ब्रांच में करंट, इस वाली ब्रांच में करंट निकालनी है। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल करंट कितनी आएगी 3 एम्पियर। कितनी आएगी 3 एम्पियर। यहां आकर ये 2 भागों में बटेगी, एक इस वाले भाग में और एक इस वाले भाग में। तो अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है इस वाली ब्रांच के अपोजिट 6 ओम बटे टोटल रेजिस्टेंस। अब हम इसको अकेला नहीं लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 2। I बराबर 3 गुणे 6 बटे 12, 6 दूनी 12, 3 बटे 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो सवाल देखने थोड़ा लेंथी लगा, लेकिन हो बड़ा आसानी से गया। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे इसी बेस। अब जो हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, ये हमने ऐसा न्यूमेरिकल लिया है जिसमें समांतर में 3 ब्रांचें हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं और 4 हो सकती हैं। तो ऐसे में हम उसे धारा का मान कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह सवाल दिया जाएगा तो इसमें क्या रहेगा, तीनों में देखेंगे जो समांतर ब्रांचें हैं सभी में प्रतिरोध क्या है बराबर है। समांतर ब्रांचों का प्रतिरोध बराबर है, लेकिन जो श्रेणी में लगी हुई है उनका अलग अलग है। हमें निकालनी है, मान लीजिए धारा 10 एम्पीयर चली, हमसे कह रहा है प्रत्येक ब्रांच में आप धारा का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से धारा 10 एम्पियर चली, यहाँ तक 10 एम्पियर आएगी, यहाँ तक कितनी आएगी 10 एम्पियर। लेकिन जैसे ही धारा यहाँ पर 10 एम्पियर की आएगी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी। कितने भाग बढ़ जाएगी? 3 भागों में बढ़ जाएगी। और तीनों भागों का प्रतिरोध कैसा? बराबर है। यानी कि जब प्रतिरोध बराबर है तो धारा भी बराबर ही जाएगी। जितने प्रतिरोध लगे हैं, अगर 10 एम्पियर का यहाँ धारा आई है, ये कितने भागों में बट रही है? 3 भागों में बट रही है। कितने में? 3 भागों में बट रही है। तो अगर इस वाले हम बात करें पूरे सर्किट की, तो इसमें अगर एक आई निकाल लें, टोटल 10 आई है, एक ब्रांच में निकालें, कितनी रह जाएगी? 10/3, यानी कि 3.33। अगर हम कहें इस वाले ब्रांच में 3.33 एम्पियर करंट गई है, तो इसमें भी 3.33 जाएगी और इसमें भी 3.33 एम्पियर करंट ही जाएगी। अब ये आगे आकर तीन आपस में मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर कितनी करंट हमको मिल जाएगी? 10 एम्पियर। कितनी मिल जाएगी? 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर करंट यहाँ पर आई। अब हमें कितने भागों में बटी? 2 भागों में बटी, बराबर फिर से बटेगी। टोटल हमारे पास 10 थी, कितने भागों में बटी? 2 भागों में। 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसमें और 5 एम्पियर इसमें। इसमें 3 एम्पियर, 3.33 एम्पियर, 3.33 एम्पियर और 3.33 एम्पियर। अब 5 एम्पियर यहां से, 5 एम्पियर यहां से, दोनों आके यहां मिलेंगे, फिर कितनी जाएगी? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की हमारे पास करंट आई। इसके जाने के लिए 1 2 3 4 5 रास्ते थे और पांचों रास्ते बराबर थे, तो पांचों रास्ते से बराबर करंट जाएगी। कितनी जाएगी? बराबर। तो यानी कि 10/5 यानी कि 2 एम्पियर करंट। 8 ओम वाले प्रतिरोध कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 इसमें। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जब समांतर प्रतिरोध बराबर लगे हो, हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, गिनेंगे कितने पाथ हैं और धारा को डिवाइड कर देंगे। उतने पाथों से हमारे पास करंट निकल आएगी, प्रत्येक ब्रांच में कितनी होगी। लेकिन ऐसा तभी करेंगे जब हमारे पास प्रतिरोध समांतर क्रम में आपस में बराबर होंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे केसीएल हमने न्यूमेरिकल लगा ली है, इसके आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग केवीएल से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। 2 सवाल हमने केवीएल के लिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसका केसीएल करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल आपका कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। हमसे इसमें पूछा गया है 60 ओम के अक्रॉस V पूछा गया है। इसके क्रॉस 60 ओम के क्रॉस, तो कैसे निकालेंगे? V बराबर टोटल वोल्टेज 200 वोल्ट गुणे उसी का प्रतिरोध जिसमें हमको वोल्टेज निकालना है। तो कितना इसका मान है? 60 बटे सभी प्रतिरोधों का योग, यानी कि 60 ओम प्लस 14.5 ओम प्लस 25.5, 200 गुणे 60 बटे 40, 100, 0 कैंसिल, 120 वोल्ट। यानी कि हमारे पास 60 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज का मान कितना आएगा? 120 वोल्ट। हम लोग आगे देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। वोल्टेज हमें 60 वोल्ट दिया गया है, 2 प्रतिरोध लगे हैं जिनका मान 10 और 20 है। प्रत्येक में वोल्टेज का मान पूछा। मान लीजिए इसमें V1 है वोल्टेज, इसमें V2 वोल्टेज है। हमसे V1 और V2 की वैल्यू पूछी गई है। V1 कैसे निकालेंगे? V1 बराबर टोटल वोल्टेज 60, किसकी बात कर रहे हैं हम? 10 ओम वाले की, तो गुणे 10 बटे में इन दोनों का योग 10 प्लस 20, 60 गुणे 10 बटे 30, 0 कैंसिल, 3 6, यानी कि 20 वोल्ट। टोटल हमारे पास 60 वोल्ट था, इसमें कितना ड्रॉप हो गया? 20 वोल्ट का, यानी कि V1 बराबर 20 आ गया। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 माइनस 20, यानी कि 40 वोल्ट। इस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। V2 बराबर 60 गुणे, निकालना हमको V2 की वैल्यू है 20 बटे
10 प्लस 20, 60 गुणे 20/30, यानी कि 40 वोल्ट। चाहे आप ऐसा निकाले चाहे तो ऐसा निकाले, दोनों तरीकों से सेम आएगा। तो करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल आपके कंफर्म हो गए हैं। ये आगे चल के आपको प्रमेय में सहायता देंगे, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जहां से सवाल मिल जाए। ओके, धन्यवाद।